हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका आज की टैली की क्लास में। तो आज हम टैली की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जो इसके पर्पज़ होता है और इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, मतलब जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट को पढ़कर यह है समझना कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मतलब मेन पर्पज़ यह है कि सही निर्णय लेना और यह देखना कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस, मतलब लोन चुकाने की कैपेसिटी कंपनी की है या नहीं, और फ्यूचर में हमें कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं, या फिर फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। तो देखो, सबसे पहले एक बार फिर से बताती हूँ कि क्या होता है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है कि भाई कंपनी लोन चुका सकती है या नहीं, हम इसको इतना लोन दे तो ये क्या फ्यूचर में दे पाएगी या नहीं, या फिर ये कि अब कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या किस टाइप का क्या चल रहा है, तो वो सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है। तो क्या है, द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू evaluate a company's financial health and performance to support decision making। ठीक है। it helps various shareholder including investor management creditor regular to understand the key financial aspect of business। फिर उसके बाद आता है पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है सबसे पहले एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इवेलुएट हाउ इफ़िशियंटली टू ए कंपनी जनरेट द प्रॉफिट। यह देखना कि कंपनी कितनी इफ़िशियंट से प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। इसमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने रिसोर्स का सही यूज़ करके प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। फिर उसके बाद आता है भाई मेजर लिक्विडिटी। मेजर लिक्विडिटी क्या होता है, टू डिटरमाइन द एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एब्लिगेशन। मतलब लिक्विडिटी क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन होती है, जैसे उसके एनालिसिस से पता चलता है कि कंपनी अपने छोटे मोटे खर्चे सैलरीज टाइम पर चुका सकती है या नहीं, इसमें ये होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनालिसिस सोल्वेंसी। एनालिसिस सोल्वेंसी क्या होता है, एग्जामाइन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेब्ट मैनेजमेंट। मतलब सोल्वेंसी क्या होता है, कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डेबिट रिपे करने में कैपेबल है या नहीं। फिर है अंडरस्टैंड कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आए और कहाँ खर्च हुआ, ये सब मतलब ट्रैक कैश मूवमेंट इन ऑपरेटर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सपोर्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने में मदद मिलती है कि कंपनी को शेयर खरीदने चाहिए या नहीं, या उसको होल्ड करने चाहिए। फिर है इवेलुएट क्रेडिट वर्थलेस। इसमें लेंडर देखता है कि कंपनी फ्यूचर में लोन चुका पाएगी या नहीं, मतलब इट एसिड लेंडर इन एक्सेसिंग ए कंपनी एबिलिटी टू रिपे डेबिट। फिर है कंपेयर इंडस्ट्रियल पर्पज़, मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जाता है। मतलब कंपेयर बेंचमार्क फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट कंपटीशन, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर किए जाते हैं इसकी परफॉर्मेंस कंपनी की। फिर है डिटेक्ट फाइनेंशियल रिस्क, मतलब फाइनेंशियल से कंपनी की कमजोरी और रिस्क वाले एरिया समझ आते हैं। फिर है इंश्योर रेगुलेटर कंप्लायंस, मतलब हर कंपनी के अकाउंट स्टैंडर्ड और लीगल जो रिक्वायरमेंट होती है वो फॉलो करनी होती है। एनालिसिस से पता चलता है कि कंपनी रूल फॉलो कर रही है या नहीं, इसके ये होता है इसमें। फिर है प्लान फॉर बिजनेस ग्रोथ, इसमें फ्यूचर में प्लान करने में हेल्प करती है। फिर ऑप्टिमस कॉस्ट मैनेजमेंट, कौन से एरिया में ज़्यादा खर्च हो रहा है, मैनेजमेंट उस खर्च को कम करके एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। फिर उसके बाद आता है फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस, मतलब टू एनालिसिस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, मतलब पिछले साल के डाटा को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कंपनी को फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आती है आगे वाले पॉइंट है बहुत सारे, डिटरमाइन डिविडेंड पॉलिसी,
evaluate assets utilization, support a merger acquisition, identify fraud, improve decision making, financial operation efficiency, measure financial stability, facility to tax planning, ये सब है। फिर इसके बाद आता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल में कौन आता है, मैनेजमेंट हो गए, एम्प्लॉय हो गए और ओनर और शेयर होल्डर। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है उसमें कौन है, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड लेंडर, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर एजेंसी, सप्लायर एंड ट्रेड क्रिएशन, कस्टमर हो गए और कंपटीटर हो गए। चलिए एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, जो ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर ही काम करते हैं और सीधे डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं। ठीक है, दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आता है इसमें कौन है, मैनेजमेंट हो गए, एम्प्लॉय हो गए, ओनर, स्टेक होल्डर हो गए। मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है ताकि प्रॉफिट, एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल हेल्थ समझ सके। फिर आता है एम्प्लॉय, ये जानते हैं कि कंपनी स्टेबल है या नहीं, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट स्ट्रोंग है या नहीं, और अपने एम्प्लॉय की सैलरी या जॉब उसको अच्छे से मिलती है या नहीं। ओनर और स्टेक होल्डर होता है, ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, और फ्यूचर में ग्रो करने की कंपनी की संभावना है या नहीं। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो बाहर के होते हैं, जो कंपनी में सीधे काम नहीं करते लेकिन कंपनी की कंडीशन उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, वो सीधा इसमें काम तो नहीं करते लेकिन उनके लिए जो इनकी कंडीशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब निवेशक अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल देखकर डिसाइड करते हैं कि पैसा लगाना सेफ है या नहीं। कंपनी की सारी जानकारी पता करके वो ये देखते हैं कि हम कंपनी में पैसा लगाएं या नहीं, हमारा पैसा डूबेगा या फिर हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, ये सब देखते हैं। क्रेडिटर एंड लेंडर क्या होते हैं, बैंक देखता है कि कंपनी को लोन चुकाने लायक है या नहीं, तभी वह उसे पैसा देगा। अगर उसको ये लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वह फ्यूचर में हमारा लोन नहीं चुका सकती, तो बैंक उनको किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। फिर है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी, ये होती हैं टैक्स अथॉरिटीज़ और रेगुलेटरी कंपनी की स्टेटमेंट चेक करते हैं ताकि पता चले कि कंपनी कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो कर रही है या नहीं। ठीक है, फिर है सप्लायर एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, मतलब सप्लायर एनालिसिस फाइनेंस स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द कंपनी एबिलिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, कि कंपनी उनका पैसा टाइम पर दे पाएगी या नहीं। फिर कस्टमर, मतलब खासकर वे कस्टमर जो लंबे समय तक कांटेक्ट में रहते हैं, वे देखना चाहते हैं कि कंपनी के फाइनेंस स्टेटमेंट है ताकि इस सर्विस सप्लाई और सर्विस लगातार मिलती रहे। फिर उसके बाद आता है कंपटीटर और फाइनेंस स्टेटमेंट। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रेशियो। इसमें है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड क्या होता है, बैलेंस शीट होगी, P&L अकाउंट हो गया, चेंज इन इक्विटी हो गया, कैश फ्लो हो गया और एक्सपेंट्री हो गया। फिर ये जो टेबल है ये बना रखी है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, इसमें पर्टिकुलर नोट्स नंबर, करंट और प्रीवियस ईयर। इसमें क्या होता है, इक्विटी लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड में कौन होता है, कैपिटल आती है। इक्विटी परफॉर्मेंस में रिजर्व, सरप्लस, सेविंग, मनी रिसीव, शेयर अप्लाई, ये सब इसमें अदर लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ये सब आते हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो कल है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेफर्ड टैक्स लिया, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये बहुत सारे हैं। फिर आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रोसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद आज हमने इंटरनल के बारे में पढ़ा, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अंदर काम करते हैं और एक्सटर्नल जो बाहर के होते हैं। इंटरनल में मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉय आ गए, ओनर आ गए, और लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं उसमें कस्टमर, कंपटीटर,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेंडर, बोरोवर, गवर्नमेंट रूल्स, सब ये देखना पड़ता है। ये सब देख के ही कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगाया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में अपना मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी या लॉस कमाएगी, या फिर कोई लोन दे रखा है तो वो देगी या नहीं, ये सब इसमें काउंट किया जाता है। तो आई होप भाई आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।